हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल में कृषि एवं पशुपालन। इसको हम कंप्लीट करेंगे प्रतियोगिता दर्पण की बुक से। आज का टॉपिक हमारा सभी एग्ज़ाम के लिए SSC, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SI, NTPC और जिन भी एग्ज़ाम में GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं पशुपालन। पहला है चावल। भारत में राज्यों को वर्ष 2018-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम बताना है। आरोही मतलब कैसा, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं? पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में तो होते ही नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भी गलत हो जाएगा, राजस्थान भी गलत हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये भी गलत। चारों ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि फसल वर्ष 2018-19 के दौरान चावल का उत्पादन 11,56,30,000 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने का अनुमान लगाया गया है। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य में हमारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित है, ये भी सही है। पीली क्रांति हमारे तिलहन से संबंधित है, तो ये उर्वरक दे रहे हैं, तो सी गलत हो जाएगा। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, मछली पालन से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखो, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति रजत दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, और जो स्वर्ण रेशा क्रांति है उसका जूट और कपास उत्पादन से संबंधित है, और भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आएंगी फसल और उनसे संबंधित प्रजातियाँ। फसल और उसकी प्रजाति। पहले आता है धान। धान किसकी फसल है, मतलब धान की फसल कौन सी है? रत्ना। धान की फसल हो जाएगी रत्ना। सरसों की फसल हो जाएगी हमारी वरुणा। सरसों की वरुणा। अलसी, अलसी की नीलम। और मटर की हो जाएगी रचना। धान की रत्ना, सरसों की वरुणा, अलसी की नीलम और मटर की रचना। धान की प्रजाति में कौन कौन सी आती हैं? रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बूरो, पूसा और सुगंधा आदि आती हैं। धान की फसल या प्रजाति कौन कौन सी हैं? रत्ना, जया, पद्मा, अमन, बोरो, पूसा और सुगंधा। फिर आता है गेहूँ। गेहूँ की प्रजाति है कल्याण, सोना और सोनालिका। गेहूँ की प्रजाति है कल्याण, सोना और सोनालिका। अलसी की प्रजाति है हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर 17 आदि। अलसी की फसल या प्रजाति हैं हिमानी, मुक्ता, नीलम, जवाहर 17। मटर की प्रजाति हैं रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूषा, प्रगति। मटर की प्रजाति हैं रचना, अपर्णा, सपना, उत्तर, पूषा, प्रगति आदि। मसूर की फसल है मलिका, प्रिया, गरिमा, पूषा, वैभव। मसूर की प्रजातियां हैं मलिका, प्रिया, गरिमा, पूषा, वैभव। सरसों की प्रजाति हैं गिरिराज, पीतम्बरी, वरुणा, दिव्या 33। सरसों की प्रजाति हैं गिरिराज, पीतम्बरी, वरुणा, दिव्या 33 आदि। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? जैसे कौन सी फसल है जिसको रोपा जाता है? तो ये हो जाएगी धान को रोपा जाता है। धान की फसल को रोपाई की जाती है। धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा एक फसल है, प्रमुख फसल है जिससे चावल निकलता है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों में मुख्यतः भोजन है।
विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। नीचे दिए गए जो कथन है इसमें हमें सही उत्तर को बताना है। कथन क्या कहता है? पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, तो पहला सही हो जाएगा। यह चावल के उत्पादन में अग्रणी है, नहीं। पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है, पंजाब नहीं, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। भारत में पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक राज्य है जो कि बासमती चावल का निर्यात करता है। पंजाब में चावल के कुछ निर्यात जोन स्थापित किए गए हैं। इसमें आता है गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर प्रमुख हैं। चावल उत्पादन में पंजाब का स्थान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, पहले पंजाब था, तीसरे पे आ गया है पंजाब, तो सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा तो होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चावल होता है पंजाब में। चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है। भारत में विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा चावल पंजाब में होता है। जया, पद्मा, कृष्णा, यह किस धान्य या सीरियल की उन्नत किस्म है? तो ये हो जाएंगी धान की। जो जया, पद्मा और कृष्णा है, यह धान की फसलें हैं, ये प्रजाति हैं। हरित क्रांति के दौरान भारत में धान की अनेक प्रजाति विकसित की गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं: जया, विजया, रत्ना, पद्मा, हंसा, करुणा, कांची, कृष्णा, अन्नपूर्णा आदि। विश्व में धान की सर्वप्रथम विकसित बोनी किस्म IR8 है। भारत में धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। तो सबसे पहले कौन सी विकसित की गई थी किस्म विश्व में? तो वो किस्म है IR8। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में, फिर पंजाब में और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादक के आरोही क्रम में बताइए। तो आरोही बढ़ते क्रम में बताना सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, आंध्र और तमिलनाडु। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। जो बासमती चावल है इसकी रोपाई में उपयुक्त बीज की दर होती है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बासमती भारत के सब लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइज़ा सटाइवा है। यह अपने खास स्वाद एवं महक खुशबू के लिए जानी जाती है। मोहक भारत चावल की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक दोनों हैं। यह चावल 2 प्रकार का होता है, एक श्वेत और एक भूरा, और इसकी रोपाई 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जाती है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो वो चावल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल। विश्व में उत्पादन का 21% चावल भारत में पैदा किया जाता है। भारत में बोई जाने वाली फसलों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर चावल ही होता है। बोई फसलों में से 15% भाग पर तथा खाद्यान्न के अंतर्गत बोई गई फसलों में 32% भाग धान की खेती होती है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल मिलकर भारत का 97% से कुछ अधिक भाग चावल पैदा करता है। कृषि में युक्त पैदावार का आशय डैश को उगाने से होता है। तो एक ही साथ 2 फसलें उगाने से संबंधित है। कृषि में युग्म पैदावार। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक समय में 2 फसलें उगाना है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ
सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो यह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। इसमें एक लाइन में एक फसल बोया जाता है तो दूसरी लाइन में दूसरी फसल। भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है? तो सबसे ज़्यादा बोई जाती है चावल। भारत में चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है और 43.79 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर चावल की फसल बोई जाती है। दूसरे स्थान पर गेहूं की फसल आती है जो कि 29.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु और 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र चावल की उपज के लिए उपयुक्त है, इसलिए इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ बताइए। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा होने के कारण गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में विशेषकर उगाया जाता है। इसके लिए तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में कितना है? तो ये इनमें से कोई नहीं। छोड़ो। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो हंसा है, जया है, पद्मा है, लेकिन ज्वाला नहीं है। हंसा, जया, पद्मा, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, पूसा, 33, लूना, श्री, गौरी, श्वेता, पंत, धन, 15, चिंघम आदि चावल की उन्नतशील किस्म है, जबकि जो मिर्च की किस्म है वह ज्वाला है। RR21, HM 420, HI 1500, HS 335, DWB 14, MP 4010 आदि गेहूं की किस्म बीज प्रजातियां हैं। ये गेहूं की किस्म है, उन्नत बीज है। किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की पैदावार अधिक होती है। यहाँ पर 1500 से अधिक किस्मों के चावल पैदा होते हैं। राज्य की 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट आता है गेहूँ। गेहूँ में बोनेपन के लिए जीन कौन कौन से होते हैं? जो गेहूँ है बोनापन हो जाता है तो इसमें नौरिन 10 यह गेहूँ के बोनेपन के लिए जीन है। एक नौरिन 10 गेहूँ में बोनेपन का जीन है। DGU जैन चावल में बोनेपन की जीन है तथा OPEC2 जीन का संबंध मक्की से है। OPEC2 जीन का संबंध मक्की से है और DGU जैन चावल के बोनेपन का जीन है। 12 पूसा 1 प्रजाति किसकी है? तो 12 पूसा 1 प्रजाति गेहूं की है। किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। 12 पूसा 1 गेहूं की प्रजाति है। इसके अतिरिक्त HD 3226 सोनालिका पूषा, तेजस पूषा, मलावी पूषा, उजाला गेहूं की ये उन्नत प्रजातियां हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो गेहूं की अच्छी पैदावार चाहिए है तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की आदर्श खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जैसी परिस्थिति समुच्चय अति आवश्यक है। गेहूं की कृषि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर भी जाड़े में उगाया जाता है। इसके लिए सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बोते समय
10 डिग्री सेल्सियस, वर्धन के समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 सेल्सियस से 25 सेल्सियस की आवश्यकता होती है। लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा इसकी कृषि हेतु उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हरियाणा आएगा, है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं के उच्चतम उत्पादक राज्य हैं। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। गेहूं चावल के उपरांत क्षेत्रफल और उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। विश्व के गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश उच्चतम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है। कल्याण सोना एक किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। गेहूं की किस्मों में लीरमा, रोजो 64, कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन, प्रताप, मुक्ता आदि प्रमुख हैं। राज 3077 गेहूं की एक नई किस्म है। इसमें अन्य प्रजातियों की अपेक्षा 12% अधिक प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में गेहूं की फसल का कौन सा रोग होता है? तो गेहूं की फसल में होता है रस्ट रोग। कौन सा होता है? रस्ट रोग होता है। रस्ट तथा गेरुई रतुआ गेहूं का प्रमुख रोग है। कंडुआ, सेहू, झुलसा, करनाल वट गेहूं की फसल के अन्य प्रमुख रोग हैं। टिक्का, मूंगफली और अन्य प्रमुख रोग हैं। मूंगफली के हैं। टिक्का मूंगफली का एक प्रमुख रोग है तथा रेड रॉट गन्ने का प्रमुख रोग है। ब्लास्ट एवं झोंका खैरा की प्रमुख रोग हैं। खैरा धान के प्रमुख रोग हैं। ब्लास्ट, झोंका और खैरा धान के प्रमुख रोग हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना है? तो 2000 किलोग्राम। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में मेक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बोनी प्रजाति के रूप में हुई थी। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की कृषि से हुई थी, परंतु 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में भी हुआ। इससे बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भाग लाभान्वित हुए। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन हो सका है। 2019-20 तक हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ 3421 किलोग्राम हो गई है। फसलों के आधार पर बेमेल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा गेहूं, क्योंकि ये रबी की फसल है, जबकि धान, मक्का और ज्वार ये सब खरीफ की फसलें हैं। गेहूं एक रबी की फसल है, जबकि धान, ज्वार, मक्का तीनों खरीफ की फसल हैं। गेहूं, जौ, चना आदि रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं, जबकि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं, जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में नहीं आती हमारी गेहूँ। भारत की प्रमुख नकदी फसल हैं गन्ना, जूट, कपास, जबकि गेहूँ खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आती है। गन्ना भारत गन्ने की जन्मभूमि है। गन्ना बांस की प्रजाति का पौधा है। इससे मीठा रस निकलता है। इसका प्रयोग चीनी, खांडसारी, गुड़ आदि बनाने में किया जाता है। जूट भारत में कपास के बाद पटसन दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। पटसन का रेशा सस्ता और मजबूत होता है। इससे टाट, बोरियां, रस्सियां
कालीन और सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। विश्व के आधे से अधिक कपड़े कपास के रेशे से तैयार किए जाते हैं। भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। भारत गेहूं का विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र भी है। नेक्स्ट आता है कहवा। निम्न कहवा उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कहवा उत्पादक क्षेत्र में कर्नाटक के अंतर्गत आता है चिकमंगलूर, कुर्ग और बूदनगिरी की आती हैं पहाड़ियाँ, लेकिन पुलनीज नहीं हैं। भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का 4% होता है। भारत में कर्नाटक राज्य कॉफ़ी का एक बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कॉफ़ी चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बूदन क्षेत्र में होती हैं। पुलनीज कर्नाटक राज्य में नहीं है। उल्लेखनीय है कि जो बाबा बूदान क्षेत्र है कर्नाटक में ही है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपित किए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाए गए थे? तो चिकमंगलूर में जनपद जो है वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा लगाया गया था। कहवे का पौधा एविसीनिया इथियोपिया का मूल का पौधा होता है, जिसमें बीज मुसलमान फ़कीर बाबा बूदन साहब द्वारा 17वीं शताब्दी में लाए गए थे। इसे बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में लगाया गया था। बाद में अंग्रेजों द्वारा 1826 में चिकमंगलूर कर्नाटक में, 1830 में माननटोडी बेनाड में, शेवरॉय एवं 1839 में नीलगिरी में इसकी व्यावसायिक कृषि की शुरुआत की गई थी। कहवा का 80.5% एवं 96.31% उत्पादन केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य द्वारा उत्पादन किया जाता है। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलान पर की जाती है, तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से वह अंतर हमें इन कथन पर विचार करके बताना है। कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि जो चाय की खेती है वह उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण दोनों क्षेत्र में की जाती है। कॉफ़ी बीज के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, जबकि जो चाय है केवल डाली कलम के द्वारा ही प्रवर्धित की जाती है। देखो, कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, किंतु इसके लिए उष्ण के साथ साथ आर्द्र जलवायु होना आवश्यक है। इसलिए कॉफ़ी के बागान मुख्यतः सागरों के निकट होते हैं तथा कॉफ़ी के पौधे को छायेदार वृक्ष, रबड़, सिनकोना, केला आदि वृक्षों की छाया में उगाया जाता है। जबकि जो चाय की खेती है वह एक उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। ऐसे क्षेत्र में वर्षा की अधिकता एवं जल निकास की श्रेष्ठ व्यवस्था के कारण पहाड़ी ढलान क्षेत्र पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। इस प्रकार कॉफ़ी और चाय के प्रवर्धन के संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं, अर्थात कॉफ़ी का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, वहीं जो चाय है वह डाली या कलम के द्वारा लगाई जाती है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक में, जिसमें कहवा का क्षेत्र 53.8% है और उत्पादन में 70% में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। कहवा के बागान में से लगभग 1/3 ऐसी राज्य में पाए जाते हैं। चिकमंगलूर जनपद में राज्य के 1/3 कहवे का उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है। कर्नाटक में 47.2% कहवा क्षेत्र में अरेबिका और 52.8% पर रोबस्टा किस्म का कहवा उगाया जाता है। कहवा के क्षेत्र और उत्पादन में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः केरल और तमिलनाडु है। भारत के किस राज्य में कहवा और रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कहवा, रबड़ और तंबाकू कर्नाटक में। तीन, कर्नाटक मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कॉफ़ी के साथ साथ तंबाकू और रबड़ भी उगाई जाती हैं। रोबस्टा एक प्रकार की किस्म है जो कि अफ्रीका में
उत्पन्न की गई थी वो है हमारी कॉफ़ी या कहवा। रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है जो कि अफ्रीका में उत्पन्न होती है। कहवा एक हरी झाड़ी का बीज है। इसमें भूनकर पीसकर पाउडर के रूप में तैयार कर इससे पेय पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कहवा की उत्पत्ति इथोपिया में हुई थी। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कहवा की 3 प्रमुख किस्में हैं जिसमें कॉफ़िया लाइबेरिया, कॉफ़िया अरेबिका और कॉफ़िया रोबस्टा है। उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। नेक्स्ट है गन्ना। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बर्ड चिप सैंपलिंग को नर्सरी में उगाया जाता है तो मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो पहला सही हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर प्रमुख खेती भूमि प्रतिरोपित कर सकते हैं। इससे बीज सामग्री की बड़ी बचत होगी। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की जाती है, सेंटलिंग से की जाती है। गन्ना भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल में से एक है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ने का उत्पादन 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस वार्षिक वर्षा एवं आर्द्र जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। गन्ने की बुवाई की नर्सरी विधि में बर्ड चिप विधि अर्थात एक आँख की गन्ना बुवाई विधि से एक गन्ने से औसतन 20 पौधे तैयार होते हैं। इसमें करीब 80% बीज बचता है। गेहूं या गन्ने की जो फसल है वह ऊतक संवर्धन से तैयार की जाने वाली इंस्टेलिंग से की जाती है। कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, तो ये क्या कह रहा है, तो पहला सही हो जाएगा कि जो चीनी उद्योग हैं वह दक्षिण भारत में अधिक विकसित हैं। दूसरा, गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार एवं गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण भारत या दक्षिण राज्य में अधिक होती है, तो दूसरा भी सही है। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का औसत वार्षिक तापमान तथा 100 से 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। गन्ने की फसल तैयार होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि इससे शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश अकेला ही देश में लगभग 45% गन्ने का उत्पादन करता है। इसके बावजूद दक्षिण भारत में चीनी उद्योग अधिक विकसित हैं, जबकि समुद्री तटीय जलवायु के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत का गन्ना काफ़ी मोटा और अधिक रस भरा होता है, अतः प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत के प्रथम 3 महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य बताइए, तो सबसे ज़्यादा चीनी होती है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। भारत में विश्व में चीनी का लगभग दूसरा स्थान है भारत का, और सबसे अग्रणी राज्य में आते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर उसके बाद गुजरात। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम बताना है, तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि वैत कुल से संबंधित है। इसके लिए सामान्यतः 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ने के क्षेत्र और उत्पादन दोनों दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जहाँ देश का संपूर्ण गन्ना उत्पादन क्षेत्र का
43.49% क्षेत्र पाया जाता है और समस्त उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा उत्पादित करता है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना का है। आंकड़ों के अनुसार ब्राज़ील, भारत, चीन और थाईलैंड आता है। कहवा में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। रेपसीड के उत्पादन में कनाडा आता है। तंबाकू के उत्पादन में चीनी प्रथम और भारत तीसरे स्थान पर है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र की सिंच क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा हमारा गन्ना। गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंच क्षेत्र का प्रतिशत 95.8% है, जबकि आदतन आंकड़ों के अनुसार गन्ना का 90% है, जिसमें गेहूं का 94%, चावल का 60%, तिलहन का 27% है। जबकि सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्र प्रतिशतता के आधार पर पंजाब राज्य में है और सबसे कम सिंचित राज्य क्षेत्र प्रतिशतता के आधार पर असम है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट की खेती से संबंधित कौन सा सही हो जाएगा? तो जूट क्या है? एक फसल के लिए उच्च तापमान एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, तो दूसरा सही हो जाएगा। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में की जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। जूट एक रबी की फसल नहीं, खरीफ की है, तो पहला गलत। जूट एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसके लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सापेक्ष आर्द्रता 80% तथा वर्षा 170 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक होती है। भारत में इसका संकेंद्रण पूर्वी क्षेत्रों में है, जैसे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बिहार और असम आदि में। नीचे दिए गए कथन और कारण बताने हैं। पहला कथन क्या कहता है? पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है, तो पहला सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्णार्द्र है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु रहती है तथा वार्षिक औसत तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 125 से 200 सेंटीमीटर होता है, जो कि जूट उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो रेशे वाली फसलें आती है हमारी कपास, जूट और सनई। कपास, जूट, सनई रेशे वाली फसलें हैं। इसके अतिरिक्त पटसन, मिर्चा आदि रेशे वाली प्रमुख फसलें हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। वर्तमान समय में जूट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। देश का लगभग सभी जूट 5 राज्य पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, जो कि हैं JRC 212, JRC 321, JRO 524, JRO 878, HS 7910 आदि जूट के अधिक उत्पादक देने वाले बीज हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका और भारत माना जाता है। यह कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसके विकास में केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल का अमिट योगदान देता है। भारत में पटसन के सर्वाधिक उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम हैं। नेक्स्ट आता है कपास। बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है, तो वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करती है। बीटी कॉटन
जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल के पैदावार के लिए आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह समिति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। भारत में अभी तक बीटी कपास, बीटी बैगन और बीटी सरसों की अनुमति दी जा चुकी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। तो ये सही है कि हमारे यहाँ पे कपास होता है, भारत में बहुत पहले से हो रहा है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ है। तो दूसरा भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। भारतीय भूमि कपास की उत्पत्ति का केंद्र है। भारत के पौधे में रुई प्राप्त की जाती है, इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। यह एक नकदी फसल है जो कि काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। भारत में कपास की पहली संकर किस्म H4 विकसित की गई है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कपास का हमारे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में कपास उत्पादन मुख्यतः उत्तर पश्चिम और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर केंद्रित है। देश की कपास का लगभग 76% क्षेत्र और या 73% उत्पादन केवल 4 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होता है। 22% क्षेत्र उत्पादन में राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब योगदान देते हैं। भारत के प्रमुख 4 कपास उत्पादन से संबंधित हैं। पहला आता है गुजरात का सौराष्ट्र, दक्कन का पठार की काली मिट्टी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। 4 है, पहला गुजरात वाला, दूसरा दक्कन की काली मिट्टी, तीसरा उत्तरी कर्नाटक, पश्चिम आंध्र प्रदेश और चौथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सबसे ज़्यादा था? तो वो ऑस्ट्रेलिया का था। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कपास होता है महाराष्ट्र में। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कपास भारत में सबसे अधिक नकदी फसलों में से एक है। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा लगभग 13.4 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर कपास की खेती की जाती है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा है और यह दुनिया में कपास की खेती की कुल ज़मीन का लगभग 35% है। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ना की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिंचाई सुविधा के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन जाता है तथा गन्ने की फसल अलग लाभप्रद होती है। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल होती हैं? तो कपास उगाना है तो हमें गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल की आवश्यकता होगी। कपास की खेती के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 50 से 75 वार्षिक वर्षा और 200 से 210 दिन तक का पाला रहित होना चाहिए। इस प्रकार कपास की कृषि हेतु गर्म, आर्द्र एवं दीर्घ ग्रीष्मकाल उपयुक्त होता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा क्या कहलाता है? जो मकड़ी हैं वो जो रेशा बनाती हैं उसे कहा जाता है गॉसमिर रेशम। क्या कहा जाता है? गॉसमिर रेशम कहा जाता है। गॉसमिर। नेक्स्ट आता है सोयाबीन। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है आधे से अधिक सोयाबीन। हाल ही के वर्षों में सोयाबीन की खेती किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है। यह खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। सोयाबीन के लिए
13 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 6 से 6.5 pH वाला अम्लीय दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे खरीफ की फसल के तौर पर जून में बोई जाती है और अक्टूबर के मध्य में काट लिया जाता है। 1970-71 के बाद सोयाबीन के कृषि क्षेत्र एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन के क्षेत्र और उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सोयाबीन के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा तेल किस में पाया जाता है? तिल में पाया जाता है। तिल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत लगभग 52% तेल की मात्रा होती है, जबकि मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन में क्रमशः 48%, 42% और 40% पाया जाता है। 40% सोयाबीन में, 42% सूरजमुखी में और 48% मूंगफली में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है हमारा सरसों, यह रबी की फसल है। सरसों को मिश्रित फसलों के तौर पर रबी की फसल गेहूँ, चना, जौ और आलू के साथ उगाया जाता है, अतः इसकी उपज की दशाएं इन्हीं फसलों के समान हैं। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 75 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा, उपजाऊ दोमट मिट्टी की उपयुक्तता होती है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में और कटाई मार्च-अप्रैल में कर दी जाती है, जबकि ज्वार, धान और सोयाबीन खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा सुमेलित नहीं है? धान उकठा रोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। सरसों में होता है सफ़ेद गेरुई रोग होता है, बाजरा में कठुआ रोग होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो जो उकठा रोग है वह मुख्यतः दलहन और तिलहन और अमरूद, गन्ने आदि फसलों के रोग हैं। धान की फसल में नहीं लगता। धान की भूरी चित्ती रोग होता है, पत्र छलन होता है, झोंका रोग होता है, प्रध्वंस होता है, झुलसा रोग होता है और जीवाणु पर्ण झुलसा रोग, खैरा रोग आदि होते हैं किसमें? धान में। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव के द्वारा 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था? तो भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव के द्वारा 1968 में भारत को लगभग 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया था। इनके द्वारा 4 बृहद, 25 बड़े और 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारत का राज्य कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में किया जाता है। गैर शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। शहतूत के अलावा रेशम की अन्य गैर शहतूती किस्मों को सामान्यतः वन्य कहा जाता है। भारत में रेशम के सभी प्रकार, चाहे वो मलबरी हो, इरी हो, टसर, मूंगा आदि सबका उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सर्वाधिक रेशम सूत उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित किया जाता है। वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और रेशम सूत उत्पादित करते हैं। तो कर्नाटक 34% लगभग, आंध्र 17% और असम 11% रेशम का उत्पादन करता है। किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के दाने में। प्रोटीन सोयाबीन मानव पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसमें 33% तक प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन के
एमिगोमिनो अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। एमिगोमिनो अम्ल की संरचना कैसे होती है? पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति नीली क्रांति है और खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति हरित क्रांति है। तिलहनी फसलें नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में तिलहनों की मांगों को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है। क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्नों की पैदा करने को अधिमान देते हैं, इसकी समर्थन कीमत अधिक लाभकारी है। तो पहला ही सही हो जाएगा। फिर आता है इसमें क्या बोलता है? तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होती है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। पेड़ों से उत्पन्न बीजों एवं चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और तिलहन की फसलों को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन की आयात बहुत सस्ता पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहले दो सही हैं। देश में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर है, क्योंकि किसान अन्य खाद्यान्न की पैदा करने को अधिमान देते हैं। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होती है। तिलहन दो प्रकार के होते हैं, खाद्य और अखाद्य। इसमें प्रथम से भारतीय आहार को वसा और द्वितीय से औद्योगिक तेल की प्राप्ति होती है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? तो भारत में होता है सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मूंगफली, फिर सरसों और फिर लास्ट में तिल। प्रश्न में दिए गए भारत में उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में, उसके बाद आता है मूंगफली में, फिर राई और फिर सरसों और तिल होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहले आती है फसल और उनसे संबंधित राज्य। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में, है ना। इसका आंध्रा भी आ सकता है। सरसों का उत्पादन कहाँ पे होता है? सरसों का होता है राजस्थान में, सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में, नारियल होता है केरल में। मूंगफली का उत्पादन किया जाता है गुजरात राजस्थान तमिलनाडु में। सरसों का उत्पादन होता है राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। नारियल का उत्पादन होता है केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा नहीं है? बताइए कौन सम्मिलित नहीं है ना। तो पहले आती है फसल और उनसे संबंधित प्रजातियाँ। तो फसल में सबसे पहले आता है सरसों का प्रजाति है वरुणा, सही है। मटर की प्रजाति है सपना, ये भी सही है। अलसी की हो जाएगी सूर्या, नहीं ये वाली गलत हो जाएगी। मूंगफली की होती है कौशल, ये सही है। तो देखो सरसों की वरुणा है, मटर का सपना है, मूंगफली के कौशल है। सूर्या जो फसल है वह अलसी की नहीं है, बल्कि अलसी की कौन कौन सी आती हैं? गरिमा, श्वेता, शुभा, लक्ष्मी, 27, पद्मिनी, शेखर, शारदा, शिखा, रश्मि और पार्वती। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले आते हैं फसल, पौधारोपण और सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य। जूट सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में। गन्ना का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में और रबड़ होती है केरल में। तो जूट होता है पश्चिम बंगाल में, चाय होती है असम में, गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में और रबड़ होती है केरल में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तिलहन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। हाँ, तिलहन में मध्य प्रदेश है। राजस्थान किस वस्तु का उत्पादन करता है? तो राजस्थान सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। लाही सरसों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ अलवर, भरतपुर, जालौर, गंगानगर प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल हो जाएगी हमारी सूर्यमुखी, सरसों, राई, ये सब तिलहनी फसलें हैं। जबकि अरहर, मटर, चना, मैसूर ये सब दलहनी हैं। लोबिया, बरसीम और ये सब चारा होते हैं।
असंबद्ध उत्पादन को बाहर कीजिए। तो इसमें से देखो, तिल से तेल मिलता है, मूंगफली से तेल मिलता है, सरसों से तेल मिलता है, लेकिन अरंडी से भी तेल मिलता है, लेकिन खाने वाला नहीं मिलता। तिल, मूंगफली, सरसों का उपयोग खाद्य तेल के लिए किया जाता है, जबकि जो अरंडी है इसका प्रयोग पेंट, रेजिन और जो औद्योगिक तेलीय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। अतः अरंडी सबसे भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सरसों नहीं है, ये एक रबी की फसल है। कपास, जूट, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, सूर्यमुखी, सनई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि ये सब खरीफ की फसल हैं। चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, गेहूँ, जौ, बरसीम, लहसुन आदि सब रबी की फसलें हैं।